हेलो दोस्तों आज के जो 25 जुलाई का जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसका जो आर्टिकल है, कोई ज़्यादा खास आर्टिकल तो आए नहीं थे। तो ये एक आर्टिकल थोड़ा सही था। जो लेबर वर्क फोर्स है उसमें महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है उसको लेकर है कि कैसे महिला रोजगार जब बढ़ेगा तभी विकसित भारत बनेगा। ठीक है, यानी महिलाओं के कार्यबल में भागीदारी को बढ़ाना क्यों भारत के लिए अनिवार्य है। तो यही एक आर्टिकल था। बाकी कल जो मेरा द हिंदू न्यूज़पेपर नहीं आया था तो उसके 2 आर्टिकल थे, वो भी मैंने इसमें लिए। तो 2047 तक हमारा लक्ष्य क्या है कि भाई देखो कि भारत को क्या विकसित राष्ट्र बनाना है। और विकसित हमारा जो डेवलप नेशन बनाने में अगर वर्क फोर्स में महिलाओं की भागीदारी नहीं रहती है पर्याप्त, भाई हमारे देश की जो कुल आबादी है उसमें आधा हिस्सा तो अभी महिलाओं का है, बल्कि अब तो ज़्यादा हो गया है। अगर उनकी पार्टिसिपेशन नहीं रहता तो हम कैसे विकसित भारत बन पाएंगे। ये क्लॉडिया गोल्डन है। ये क्या है कि एक अर्थशास्त्री थी जिनको 2023 में शायद नोबल मिला है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा कब मिला इनको। तो इन्होंने कहा ये इस टाइप का जो स्टेटमेंट है अलग अलग लीडर्स ने अलग अलग टाइम में दिया है। किसी भी देश की प्रगति का सही मापदंड यह है कि वह अपनी महिलाओं के लिए कितने अवसर बनाता है। ठीक, तो अगर आप लेबर वर्क फोर्स में आप देखें महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है 2023 में हमारे करीबन ये 23% था, 23.5%। अभी बता रहे हैं 24-25% के आसपास पहुंच गया है और लक्ष्य हमारा 2047 तक 50% पहुँचाने का। तो जो अगर ग्लोबल हम देखें, ग्लोबली अगर देखें जो पार्टिसिपेशन है महिलाओं का वो करीबन 48 से 51% के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो इससे बहुत कम है। ठीक, तो बहुत मतलब बहुत बड़ा एक स्पेस खाली है ना। महिलाओं के जो वर्क फोर्स में जो हिस्सेदारी बहुत कम है। अब देखा जाए महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ाना क्यों ज़रूरी है, क्यों आवश्यक है। तो कहा जाता है कि अगर लेबर वर्क फोर्स में महिलाओं की अगर 10% भी वृद्धि होती है तो हमारी जीडीपी में लगभग 2% की वृद्धि हो जाएगी। आप समझ लीजिए जो आज 24% के आसपास चल रहा है, अगर ये 24 से 34% हो जाता है तो करीबन 2% हमारी जीडीपी बढ़ेगी। अब सोचो 50% के आसपास पहुँचे तो हमारी जीडीपी कहाँ पहुँचेगी। जो हमारे 5 ट्रिलियन और जो भी आगे के टारगेट्स हैं वो कितनी जल्दी पूरे होंगे। श्रम जो शक्ति है उसका विस्तार होगा। उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध होगा। इससे क्या होगा, परिवार की आय में वृद्धि होगी। तो परिवार की जब आय में वृद्धि होगी तो परिवार अपने खर्च पर और जो लाइफ स्टाइल है उसमें ज़्यादा खर्च करेगा। इससे जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है वो काफ़ी मजबूत होगा, ह्यूमन रिसोर्स बनेगा। और ये कहा भी जाता है महिलाएं जो पुरुष की अपेक्षा महिलाएं जो कमाती हैं ना, महिलाएं ज़्यादातर पैसा वो अपने घर की जो परिवार है उसकी वेलबींग में लगाती हैं, उनके डेवलपमेंट में लगाती हैं। तो हम इससे हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट है और जो ह्यूमन कैपिटल है बहुत तेज़ी से इम्प्रूव होगा। उत्पादकता और नवाचार भी बढ़ेगा। विविध कार्य स्थलों से दक्षता, नवाचार और प्रतिस्पर्धात्मकता ये भी बढ़ेगी। इससे जेंडर इक्वालिटी भी आएगी और महिलाओं का सशक्तिकरण भी होगा। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हमारे ये महिलाओं को कार्यबल में भागीदारी बढ़ाने से ये इसलिए आवश्यक है। अब समस्या क्या है कि महिलाओं की रोजगार भागीदारी में कमी का प्रमुख कारण क्या है। तो सबसे बड़ी बात है, देखो महिला अधिकतर काम जो कर रही है मेनली एग्रीकल्चर फील्ड में जुड़ी हुई है। ठीक है, अब एग्रीकल्चर में क्या है, जैसे जैसे उसमें मशीनीकरण होता जा रहा है, उसमें जो मशीनें आते जा रही हैं तो मशीनें सबसे पहले किसको रिप्लेस कर रही हैं खेतों से, वो महिलाओं को कर रही हैं, ना कि पुरुषों को। जैसे ट्रैक्टर चलाने वाली महिलाएं आपने कितनी देखी होंगी, बहुत कम देखी होंगी। जो कुछ चला रहे हैं वो पुरुष चला रहे हैं। ऐसा नहीं कि महिला ट्रैक्टर नहीं चला सकती, सब कुछ कर सकती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनको रिप्लेस जो करा जा रहा है वो जो मशीन है वो मशीन रिप्लेस कर रही है ज़्यादातर महिलाओं को, जो महिला फार्मर है उनको। ठीक है, दूसरा विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार बहुत सीमित है। पहली बात तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है यानी सेकेंडरी सेक्टर है वो इतना डेवलप हुआ नहीं है, जो सबसे ज़्यादा रोजगार प्रोवाइड करता है। जो कुछ है टर्शरी सेक्टर है, ये सबसे ज़्यादा रोजगार प्रोवाइड करता है। ठीक, प्राइमरी सेक्टर में तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है। टर्शरी सेक्टर में भी देखो तो महिलाएं जो जुड़ी हैं, जो केयरिंग वाले काम है जैसे हॉस्पिटल में हो गया है ना, टीचिंग हो गया, इसमें अधिकतर जुड़ी हैं। जो कुछ हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग अभी सेक्टर चला उसमें महिला आपको मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम देखने को मिलेंगी। ठीक, तीसरा जो हमारा आर्थिक विकास जो है पूंजी प्रधान क्षेत्र पर ही केंद्रित हो गया। ये पूंजी प्रधान क्षेत्र कौन से, जो इन्वेस्टमेंट देखा गया है, जो आईटी हो गया, फाइनेंस हो गया, इसमें अधिकतर हमारा डेवलप यानी टर्शरी सेक्टर उसमें ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह के जो उद्योग है जो मैन्युफैक्चरिंग वाले उसका डेवलपमेंट हमारा वही नहीं, आर्थिक विकास इसी क्षेत्र में जा रहा है। अभी भी देख लो आप, जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं और जो सर्विस सेक्टर है उसी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। ठीक है,
सामाजिक रूढ़ियाँ घरेलू कार्यों को असमान बोझ। एक तो सामाजिक रूढ़ियाँ हैं भाई, मैन्युफैक्चरिंग में जो पुरुषों वाले जो मेल डोमिनेंट वाले एरिया है उसमें लोग भाई समझते हैं क्यों महिलाएं हैं उसमें, ठीक है। साथ ही साथ जो घरेलू काम का भी बोझ होता है भाई, बाहर भी जॉब कर रहे हैं, घर में भी काम करना पड़ रहा है। तीसरा, जो महिलाओं के लिए कोई सुरक्षित जो कार्यस्थल पर ले आने के लिए सुरक्षित वाहन प्रणाली उनके हिसाब से नहीं है। साथ ही साथ जो कार्यस्थल पर उनके साथ भेदभाव होता है, यौन शोषण होता है, ये सारी समस्याएं हैं। दूसरे, चाइल्ड केयर की जो कार्यस्थल है, चाइल्ड केयर की अभी प्रॉपर सुविधाएं नहीं, हालांकि कानून बनाया है सरकार ने, लेकिन अभी भी इतने स्तर पर आप देखें बहुत से वर्किंग जो प्लेस हैं वहाँ पर चाइल्ड की जो सुविधाएं हैं वो वहाँ पर चाइल्ड केयर की सुविधाएं नहीं है। दूसरे, कंपनियां क्या करती हैं कि भाई उनको चाइल्ड केयर सुविधा देनी पड़ेगी, मैटरनिटी लीव देनी पड़ेगी, तो इसलिए क्या कर रही है वो महिला को अपॉइंट ही नहीं कर रही हैं, महिला को कम से कम हम जॉब में रख रही हैं। ये बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है, ठीक है। फिर हमारे देश में जो महिलाओं में एजुकेशन है, ये एजुकेशन तो बड़ी है लेकिन स्किल डेवलपमेंट अभी भी बहुत कम है। मेल में ही देख लो आप, मेल में कितना स्किल डेवलपमेंट है, नहीं है इस लेवल का स्किल डेवलपमेंट नहीं है, तो महिलाओं में क्या स्थिति होगी, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारे कारण हैं इसमें। अब इसमें सुधार क्या क्या हो सकते हैं, तो भाई सुधार तो उपाय क्या क्या है। एक तो पहली बात तो जो हमारा जो श्रम प्रधान लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देना पड़ेगा, खासकर जो मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग में टेक्सटाइल हो गई, गारमेंट्स हो गए, फूड प्रोसेसिंग हो गई, जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है उसको जितना बढ़ावा देंगे तो उससे क्या होगा, साथ ही साथ हमारा मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगा, जो सेकेंडरी सेक्टर है वो भी बढ़ेगा और उसमें रोज़गार की अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। महिलाओं के सुरक्षित परिवहन और ये सब जो उनके कार्यस्थल पे जो दिक्कतें आती हैं उनको उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। उनका स्किल डेवलपमेंट, साथ ही साथ जो डिजिटल लिटरेसी है ये भी बहुत बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आज भी देखो गांव में करीबन 20% महिलाएं ऐसी हैं जिनको मोबाइल चलाना आता है, बाकी को नहीं आता है। सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप है, जो वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप है, इसको बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। जो दक्षिण का राज्य तमिलनाडु ना, इसका जो मॉडल इन्होंने अपनाया उसको अपनाने की हमें बहुत ज़रूरी है। अब ये मॉडल क्या है, आज देखो जो दक्षिण का जो तमिलनाडु है, जो महिलाओं को पार्टिसिपेट वर्क फोर्स में वो राष्ट्रीय औसत से कहीं ज़्यादा है। कारण क्या है, आप देखो साउथ इंडिया में खासकर तमिलनाडु में जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है वो काफ़ी, जैसे टेक्सटाइल हब हो गया, ठीक है। तो उनकी जो पॉलिसी है उनने क्या करा है, सेकेंडरी जो सेक्टर की जो मैन्युफैक्चरिंग है सेक्टर, उसको काफ़ी अच्छा बल मिला, खास करके टेक्सटाइल को। तो टेक्सटाइल हब तमिलनाडु बनाई है, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, महिलाओं को प्रशिक्षण दिया है, स्किल डेवलपमेंट दिया है, सामाजिक समर्थन, उनको समाज में काफ़ी मतलब जागरूक किया समाज को, महिलाओं को जॉब्स में भेजेंगे इस टाइप की, ठीक है। तो आज देखा तो 40% से अधिक फैक्ट्री में जो वर्कर्स हैं वो महिलाएं हैं। तो ये बहुत अच्छी स्थिति, इसका मॉडल हम लोग ले सकते हैं तमिलनाडु का। आगे क्या है, शिक्षा स्वास्थ्य पोषण में निवेश को बढ़ाकर मानव पूंजी को सशक्त बनाना। तो हम शिक्षा और स्वास्थ्य और पोषण इनमें सब में बढ़ाएंगे तो हमारे क्या ह्यूमन कैपिटल भी बढ़ेगा। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे भाई, विकसित भारत बनाना तो हमारी आबादी जो है हम उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, उनके भी सहयोग की और सहयोग की बहुत ज़रूरत है। और सहयोग तभी मिल पाएगा उनका जब हम एक पॉलिसी ऐसा फ्रेमवर्क बनाएं ताकि वो महिलाएं खुद आएँ, साथ ही साथ उनका स्किल डेवलपमेंट और उनके काम की जो दिशाएँ हैं वो उनके अनुकूल बनाएं, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। तो ये वाला ये आर्टिकल हो गया। बाकी अब कल के 2 आर्टिकल हैं वो देख लेते हैं जो हिंदू में आए थे। ये आर्टिकल तो ये काफ़ी अच्छा था, क्या भ्रष्टाचार भारत के भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है, ये आर्टिकल। इसमें पूरे करप्शन के ऊपर बात की गई, भारत में क्या क्या दिक्कतें हैं, करप्शन से क्या क्या समस्या उत्पन्न होती है, भारत में क्या क्या किया गया है और कहाँ कहाँ समस्या है उसके ऊपर। तो भ्रष्टाचार हम जानते हैं, करप्शन से अगर डेफिनेशन देखें तो इतना नहीं पड़ेगा, लेकिन हम भ्रष्टाचार हिंदी की डेफिनेशन से अगर लें शब्द से, तो भ्रष्टाचार का मतलब क्या हो, भ्रष्ट प्लस आचरण, यानी आचरण का भ्रष्ट हो जाना। तो एथिक्स में अगर डेफिनेशन आती है तो इस तरह की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, हमारे जो आचरण है, हमारे जो वैल्यूज़ है उनका भ्रष्ट हो जाना, ठीक है, वही भ्रष्टाचार कहलाता है। बाकी जो इसकी लीगल डेफिनेशन है, जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है 1988, इसमें जो डेफिनेशन दी है ये बेसिकली लोक सेवक जो पब्लिक सर्वेंट है उसके लिए दी है। तो जो पब्लिक सर्वेंट है उनके द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करना या कोई गिफ्ट लेना, ये सब भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो भ्रष्टाचार क्या केवल आर्थिक अपराध नहीं बल्कि लोकतंत्र, सुशासन और विधि के शासन जो है और नागरिकों को मौलिक अधिकार के लिए गंभीर चुनौती है। और जब जवाबदेही सुनिश्चित करने वाली संस्थाएं कमज़ोर होती है तो भ्रष्टाचार संस्थागत रूप धारण कर लेता है, विकास की गति को बाधित करता है। ये एक आप मोटी मोटी भूमिका लिख सकते हैं।
भारत के भविष्य के लिए क्यों गंभीर खतरा है? भाई आर्थिक विकास में बाधा डालता है ये भ्रष्टाचार। सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग होता है, निवेश और जो व्यापारिक वातावरण उसको प्रभावित करता है। जो हमारा बिजनेस, ईज ऑफ बिजनेस, डूइंग बिजनेस है, उसके जो इन्वायरमेंट है उसको ये प्रभावित करता है। सरकारी योजनाओं की इससे लागत बढ़ जाती है। लोकतांत्रिक संस्थाओं में उनका क्षरण होता है। जैसे जैसे करप्शन जो हमारी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है उसमें अगर घुसता है तो उसका क्षरण होता है, उसकी विश्वसनीयता कम होती है ना, उन पर प्रश्न चिन्ह लगने लगता है। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो देश में है इससे एक इंस्टेबिलिटी आने का डर रहता है। ठीक है। सामाजिक न्याय भी प्रभावित करता है, गरीब और कमजोर वर्ग को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ जो योजना है इस पर भी इसको ये कमज़ोर करता है, और जो जिनको आवश्यकता है इन योजनाओं की उन तक ये लाभ पहुंच नहीं पाता। जब ये सारी चीज़ें होंगी तो जाहिर सी बात है रूल ऑफ लॉ ये हमारे यहाँ डिस्टर्ब होगा। जब रूल ऑफ लॉ डिस्टर्ब होगा तो जाहिर सी बात है देश किसमें इंस्टेबिलिटी का शिकार होगा। तो भ्रष्टाचार डायरेक्ट रिलेटेड है किससे, हमारे देश को किसी भी स्टेट को फेल करने के लिए, या फिर किसी भी जो लॉ एंड ऑर्डर है, या फिर किसी जो स्टेट है उसको एक प्रकार से कोलैप्स करने के लिए ये करप्शन होता है। करप्शन उसको उसी रास्ते पे लेके जाता है कि स्टेट फेल हो जाए। अब हमारे देश में हो क्या रहा है कि जैसे करप्शन कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा है, ठीक है, उसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे जो आरटीआई अधिनियम है, अभी इसमें रिफॉर्म चेंज किए गए थे, लेकिन वो ऐसे चेंज किए गए तो उसने क्या करा, आरटीआई जो एक्ट है उसको कमज़ोर कर दिया है। अब आप देखो पेंडिंग पड़े हुए हैं जो इन्फॉर्मेशन कमीशन वगैरह हैं, उन लोग जो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन हो गए, सेंट्रल लेवल पे हो गए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गए, उन पे तो बहुत सारे केस पड़े हुए हैं। ठीक है, वो जवाब ही नहीं दे रहे हैं उनका। तो अब आरटीआई लगभग इतना इफेक्टिव नहीं रहा जितना शुरू में था। ऐसे लोकपाल जो संस्थाएं बनाई गई थी, लोकपाल हो गया, लोकायुक्त हो गया, ये भी इतनी इफेक्टिव सिद्ध हुई नहीं है। ठीक है। और हमारे देश में जो जांच एजेंसियां, खास करके सीबीआई, ईडी, आप जान ही रहे हो, देखो कैसे पास में इनका मतलब संस्थाएं बहुत अच्छी हैं। सीबीआई बहुत बेहतरीन संस्था है, ईडी भी बहुत बेहतरीन संस्था है, लेकिन इनका यूज़ कैसे किया जा रहा है। ठीक है। इनका पूरा मतलब राजनीतिकरण इन संस्थाओं का हो चुका है। ठीक। न्यायिक विलंब, हमारे यहाँ जो भ्रष्टाचार के केस हैं बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक वो लंबित हैं, और कन्वेक्शन रेट जो है, दोष सिद्धि है, बहुत कम है उनमें। तो भारत में ये स्थिति मिल रही है, जिस कारण देखा भारत में जो भ्रष्टाचार है, करप्शन है, वो इतना कम नहीं हो पा रहा है। उपाय क्या है रोकने के लिए? सिंपल, संस्था का सुधार करने चाहिए। है संस्था का से पहले कानूनी सुधार हमें करना चाहिए, कानून को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। चाहे आरटीआई, जितने भी भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने वाले कानून, चाहे वो आरटीआई एक्ट हो, विसल ब्लोअर एक्ट हो, है ना, उनको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार पर बहुत अच्छे तरीके से उसको कंट्रोल किया जा सके। साथ ही साथ जो भ्रष्टाचार कंट्रोल करने वाली संस्थाएं हैं, जैसे सीबीसी हो गई, लोकपाल हो गया, इनको अधिक स्वायत्तता देनी चाहिए। साथ ही साथ इनको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। समयबद्ध जांच हो, पारदर्शिता हो, जांच एजेंसी की स्वायत्तता नियुक्त करनी चाहिए। प्रशासनिक सुधार, ई गवर्नेंस, जैसे जैसे हम डिजिटल सेवाओं की तरफ बढ़ेंगे तो करप्शन कम होगा, पारदर्शिता आएगी इससे। साथ ही साथ जो सोशल ऑडिट है, सामाजिक अंकेक्षण, इसको भी बढ़ावा देने की बहुत ज़रूरत है। सामाजिक सुधार तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। नैतिक शिक्षा और नागरिक जागरूकता बहुत ज़रूरी है। हमारा शिक्षा देख लो आप, एजुकेशन, हम सिर्फ किताबों में पढ़ रहे हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। तो ऐसी एजुकेशन नीति, हमको शिक्षा नीति लाने की ज़रूरत है जो हमारी पढ़ाई को और वास्तविकता को दोनों को जोड़े। ठीक है, व्यवहार को और एजुकेशन को दोनों जोड़े। मीडिया, नागरिक समाज या सिविल सोसाइटी, इसकी भूमिका होनी चाहिए। ये मीडिया और सिविल सोसाइटी, ये एक प्रकार से वॉच डॉग का इनको काम करना चाहिए। कहीं कोई संस्था गलत तो नहीं कर रही है, कहीं कोई कानून का मिसयूज़ तो नहीं हो रहा। इस तरह से भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को हर गवर्नमेंट को अपनानी चाहिए। गवर्नमेंट के साथ साथ जनता को भी अपनाना चाहिए। ये नहीं चलेगा कि आजकल जैसे ना जो शादी वादी के लिए आते लोग बोलते हैं भाई हाँ चलो सैलरी इतनी है, कमाता ऊपरी कमाई कितनी है, तो ऊपरी कमाई वाला जो सिस्टम है इसको जनता को अपने दिमाग से निकालना होगा। ठीक है। भारत ने कदम तो देखो बहुत सारे उठाए हैं। लोकपाल एक्ट आया है, सूचना का अधिकार है हमारे पास, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम है, सीबीसी है, सीबीआई है ना, विसल ब्लोअर एक्ट है, लेकिन ये सब इफेक्टिव नहीं है। या तो इनको संशोधन करके इनको इनइफेक्टिव कर दिया गया, या फिर इनका जो इम्प्लीमेंटेशन है बहुत वीक है, जिस कारण हमारे क्या हो, जो भ्रष्टाचारी हो तो वो उनसे कुछ ना कुछ बचने का बहाना ढूंढ लेते हैं। तो इनको बहुत, इनका स्ट्रॉन्ग बनाने के साथ साथ इनको, इनका जो इम्प्लीमेंटेशन, जो भी हमारे कदम उठाए हैं, इनको इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरीके से होना चाहिए, तभी जाके हमारे देश में भ्रष्टाचार मुक्त होगा। भाई भ्रष्टाचार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा देश बिना बिना भ्रष्टाचार मुक्त हुए हमारा देश जो विकसित भारत की संकल्पना हमने कर रखी है वो हो नहीं पाएगी। ठीक है, इसलिए भ्रष्टाचार को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ये नेक्स्ट जो आर्टिकल है कि नेटो का जो भी अंकारा, तुर्की की राजधानी जो है कैपिटल, वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था। तो
उस सम्मेलन में कैसे उसको ग्लोबली इम्पैक्ट करने वाला है, वो उसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुए, भारत पर इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सब हम देखते हैं। ठीक है, तो नेटो हम जानते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है ही। इसका एक सम्मेलन हुआ था कहाँ पे, तुर्की में। तुर्की भी इसका एक सदस्य है। ठीक है, तो इसमें सम्मेलन में कुछ प्रमुख निर्णय लिए गए। पहले तो सामूहिक सुरक्षा यानी कलेक्टिव डिफेंस पर इसमें बल दिया गया। अब आपने दो चीज़ें पढ़ी होंगी, डिफेंस स्टडी अगर पढ़ा होगा, उसमें दो सिद्धांत हैं, कलेक्टिव कलेक्टिव सिक्योरिटी और कलेक्टिव डिफेंस। ये दोनों बहुत अंतर है। जब कुछ देश मिलकर आपस में मिलकर एक संगठन बनाते हैं, और मिलिट्री संगठन बनाते हैं खास करके, और ये डिसाइड करते हैं कि हमारे जो भी इसके सदस्य, अगर किसी के साथ हमला होता है, कोई संगठन से बाहर ये कोई हमला करता है, तो सारे देश मिलकर उसका प्रतिकार करेंगे। तो ये क्या कहलाता है, कलेक्टिव डिफेंस। यानी ये पूरी तरह से मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होती है। और कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या होता है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ये इससे बड़ी बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। कलेक्टिव सिक्योरिटी में सब कुछ आ जाता है। पहली बात तो सिक्योरिटी, अब सिक्योरिटी डिफेंस में अंतर होता है। डिफेंस आर्मी से रिलेटेड होता है, जबकि सिक्योरिटी सिर्फ उसमें आर्मी कंपोनेंट होता है। साथ ही साथ फूड सिक्योरिटी हो गया और एनर्जी सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें होती हैं। कलेक्टिव सिक्योरिटी बहुत बड़े लेवल पर होता है, और इसके जो सदस्य होते हैं, ये सब सदस्य मान के चलते हैं, जितने भी सदस्य में शामिल होते हैं, कि अगर किसी एक सदस्य पर संकट आएगा तो सभी पर आएगा, सब उसका प्रतिकार करेंगे। अब वो संकट मिलिट्री के लेवल पर भी हो सकता है, फूड की क्राइसिस भी हो सकती है वहाँ पे, डिजास्टर आ सकता है कोई, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। जैसे कि यूएन कलेक्टिव सिक्योरिटी, यूएनएससी, ये क्या है, कलेक्टिव सिक्योरिटी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यूएनएससी सिर्फ क्या करता है, या यूएन हमारे क्या करता है, सिर्फ आप देखो कि मिलिट्री एड प्रोवाइड नहीं करता है, खास करके उस देश में मान लो जैसे कोई हिंसा चल रही हो, ठीक है, तो पीस कीपिंग फोर्स भी भेजता है वहाँ पे। साथ ही साथ भुखमरी चल रही है, या फिर कोई वहाँ पे दंगे चल रहे हो, तो वहाँ पे जो भी असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है वो वहाँ पे करता है। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी और कलेक्टिव डिफेंस में ये अंतर होता है। तो कलेक्टिव डिफेंस पे बल देता है। इनका जो आर्टिकल है नेटो का, इसकी प्रतिबद्धता को दोहराया गया। इसमें क्या है, किसी एक सदस्य पर हमला पूरे गठबंधन पर हमला माना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि भाई अभी यूक्रेन और रशिया वॉर चल रही है, और यूक्रेन को शामिल करने की बात चल रही है इसी में, नेटो में। तो अब ये बात चल रही है कि भाई नेटो का सदस्य यूक्रेन है, तो पता नहीं बन गया है, लेकिन अभी शामिल हुआ नहीं है, मुझे कंफर्म नहीं है। तो कैसे हमको लगातार यूक्रेन का समर्थन करना है, यूक्रेन को सहायता प्रोवाइड करानी है। दूसरा इसमें क्या गया, रक्षा व्यय में वृद्धि होगी। खास ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखो कि 2035 तक इसमें कहा गया है जीडीपी का रक्षा पर लगभग 5% खर्च करेंगे ये लोग डिफेंस पे। ठीक है, अब ये सोचिए अगर ये 5% अपने जीडीपी का 2035 तक करते थे, यूरोप में क्या हुआ। यूरोप में सैन्यकरण जो होता है, मिलिटराइजेशन यूरोप का बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। ठीक है, जो फिर इससे क्या होगा, एक प्रकार का आर्म रेस आएगी, मिलिटराइज दूसरे कंट्री भी जो नॉन नेटो सदस्य हैं, है ना, उनमें भी मिलिटराइजेशन देखा जाएगा। खास करके रशिया को ये बहाना मिल जाएगा कि वो भी अपना मिलिटराइजेशन बढ़ाए और जो आर्म रेस है उसको तेज़ करे। तो एक प्रकार से ये रशिया के अगेंस्ट जाएगा ये, और रशिया इसको क्या करेगा, इसका काउंटर करने के लिए वो जाहिर सी बात है कि वो मिलिटराइजेशन की तरफ, सैन्यकरण और आर्म रेस की तरफ बढ़ेगा। आगे बात की गई, यूक्रेन का निरंतर हम लोग समर्थन करते रहेंगे, उसको जो भी मिलिट्री एड होगी, चाहे जैसी भी एड होगी, उसको प्रोवाइड करते रहेंगे। साथ ही यूरोपीय रक्षा उद्योग का, जब भाई 5% डिफेंस पे खर्च करेंगे, मिलिटराइज करेंगे, डिफेंस पावर उसकी बढ़ाएंगे, तो जाहिर सी बात है यूरोप का जो रक्षा उद्योग है ये भी बूम करेगा। तो यूरोप में जो डिफेंस इंडस्ट्री है दोबारा से बूम करेगी, अपने खुद के लिए बनाएंगे। अब दिक्कत ये, अब इसका ये सारे इसमें निर्णय लिए गए। अब इसका जो भी निर्णय लिए गए इसका नेटो के अंदर, नेटो की इस मीटिंग के अंदर, उसका ग्लोबली क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो वही पड़ेगा, रूस और नेटो के जो रिलेशन है वो और ज़्यादा तनाव हो, क्योंकि इसे रूस क्या है, विस्तारवाद के रूप में देख रहा है। रूस ये देख रहा है कि धीरे धीरे क्या कर रहा है, विस्तार एक्सपेंशन कर रहा है नेटो। ठीक है, साथ ही साथ वो उकसा रहा है रशिया को। ठीक है, और अपना मिलिटराइजेशन करता जा रहा है। न्यू कोल्ड वॉर या कोल्ड वॉर 2.0 शुरू होने की संभावना इसमें तेज़ी से हो सकती है, क्योंकि आप देखा जाए अमेरिका, यूरोप, रूस, चीन के बीच में क्या ध्रुवीकरण जो होगा, पोलराइजेशन होगा, बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। रूस और चीन एक तरफ अलग होंगे, एक अलग ये कह सकते हैं कि अपना रिलेशन मजबूत करेंगे, और यूरोप एक अलग। तो एक प्रकार ध्रुवीकरण में तेज़ी से बढ़ेगा। वैश्विक जो हथियार बाजार है इसमें परिवर्तन होगा। भाई यूरोप अब तक क्या कर रहा है, यूरोप ये लोग ग्लोबली हथियार प्रोवाइड करते थे। ठीक है, अब यूरोप क्या कर रहा है, भाई यूरोप में हथियारों की मांग बढ़ जाएगी, तो यूरोप अब दूसरे देशों को हथियार
थोड़ा मुश्किल से प्रोवाइड करेगा, है ना, या जो भी ऑर्डर है उनके बहुत उसमें देरी होगी। ठीक, हथियारों की कम कीमतें, फिर इससे क्या होगा, हथियारों की जो कीमतें हैं उनमें भी वृद्धि होगी। जो ग्लोबल आर्म्स मार्केट है इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। इससे एक चीज़ और होगा, यूरोप में क्या होगा, अपनी रक्षा उत्पादन क्षमता है उसको बढ़ाने का प्रयास करेगा, और उनकी जो अमेरिका पर निर्भरता है वो भी इसमें अब इसमें भारत के लिए चुनौती क्या हो सकती है? भारत के लिए चुनौती ये है भाई, हम बहुत सारा जो हार्डवेयर है, मिलिट्री हार्डवेयर वगैरह है, ये क्या यूरोप से इंपोर्ट करते हैं, तो रक्षा उपकरणों की आपूर्ति में देरी होगी। आयातित हथियार जो होंगे, अब जब कमी होगी तो जाहिर सी बात है उनके प्राइस बढ़ेंगे, प्राइस महंगे जो हम आयात कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, उसमें प्राइस भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, रूस और यूक्रेन में जो 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 कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये फिर से और ज़्यादा गहराएगा। इससे क्या होगा, जो जो सप्लाई चेन है ये भी इससे प्रभावित होगी। साथ ही साथ जब भारत को ये मिलिट्री हार्डवेयर है ये देरी से मिलेंगे, ऊंची लागत पड़ेंगे, तो हम जो भारत क्या है, चीन और पाकिस्तान के बीच में टू फ्रंट जो वॉर लड़ रहा है, या टू फ्रंट की जो टेंशन है वो झेल रहा है, उसमें एक प्रकार से बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी भारत की। तो ये होगा, भारत के बॉस जो भी हम हथियार हैं या इंजन की आपूर्ति में यूरोप पर डिपेंड है, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी। तो हमें क्या करना चाहिए भाई, इसके लिए हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि जो हमारा आत्मनिर्भरता है इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। दोबारा से मेक इन इंडिया, है ना, इसको रिवाइव करना चाहिए, और इसमें हमारा जो मिलिट्री हार्डवेयर है, मिलिट्री जो प्रोडक्ट हैं जो हम जो बाहर से आयात करते हैं, कम से कम उनको बनाने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ नई जो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो इंटरनेट AI होना चाहिए, या साइबर वॉरफेयर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होना चाहिए, ड्रोन है, स्पेस है, क्वांटम टेक्नोलॉजी, इन सब में हमारा ऑटोनोमस सिस्टम वगैरह, इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करें, ज़्यादा से ज़्यादा R&D उसमें करें, ताकि हम लोग इसमें आत्मनिर्भर हो सके। साथ ही साथ जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, रणनीतिक स्वायत्तता, नेटो, रूस, अमेरिका के बीच में हमें बैलेंस बना के रखना है, क्योंकि हमारे लिए तीनों बहुत ज़रूरी हैं। नेटो, खैर नेटो से कोई भारत का मतलब इतना है नहीं, लेकिन रूस और अमेरिका, भारत और यूरोप, तीनों भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनके बीच में हमें एक संतुलित मार्ग अपना के चलना है। ठीक है, तो वही आगे की राय कि R&D पे हमें खर्च करना है, निजी क्षेत्र को हमें, स्टार्टअप्स को, रक्षा उत्पादन क्षेत्र में उसको बढ़ावा देना है हमको। ठीक है, स्वदेशी जेट इंजन, सेमीकंडक्टर, AI आधारित रक्षा प्रणाली को विकास करना है। क्वाड होगा, I2U2 इंडो पैसिफिक साझेदारी को और ज़्यादा मजबूत करना है। रक्षा निर्यात को बढ़ाकर भारत को वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र करने का, हम लोग इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ते हैं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अगर बढ़ते हैं, करते हैं अब, तो इससे हमारी ज़रूरतें भी पूरी होंगी। साथ ही साथ हम लोग जो अब एक प्रकार से वैक्यूम आने वाला है भाई, यूरोप अपने लिए बनाएगा वेपन, तो भाई मांग तो ग्लोबली है, तो इस मांग की पूर्ति के लिए भारत एक अच्छा मतलब ना, भारत एक अच्छा विकल्प हो सकता है कि जो मिलिट्री इक्विपमेंट है, मिलिट्री हार्डवेयर है या वेपन्स हैं, वो भारत उनको प्रोवाइड करे। तो ये एक जो अंकारा में बैठक हुई थी नेटो की, उसके क्या आउटकम हो सकते हैं जो आउटकम हुए थे उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं भारत पे या ग्लोबली, वो हमने इसमें डिस्कस किया। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।